नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको 2021 आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पर शुरू कर दी गई है। आपको सभी सब्जेक्ट क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको इस चैनल पर चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कराए जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट केवल क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और वो चाहते हैं कि 90+ % बनाए, लेकिन आपको उसके लिए ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों कराऊंगा तो आप आसानी से 90+ से अपने क्लास 10th के एग्जाम में ला सकते हैं। तो आप क्या है 90+ लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो यहाँ पर क्या आज हम यूनिट 1 चैप्टर कह सकते हैं चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, और 3 अंक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को मैं बताऊंगा। कुछ फालतू प्रश्न नहीं होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न रहा, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो यह क्या 2014 और 2018 में आया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल के ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने, बह जाने और उड़कर अन्यंत्र रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या है जो ऊपरी मिट्टी है, मिट्टी की परत या मिट्टी कोई परत कट जाए, बह जाए या उड़कर अत्यंत चली जाए, कहने का सिंपल तात्पर्य है कि जो मृदा है उसकी क्वालिटी गिर जाए, यानी कि जो मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कोई भी कमी किसी भी कारण आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि मृदा अपरदन क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उसी से मिलता जुलता, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? 2015 में आया और एक आध बार और आया है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। तो क्या है, मिट्टी के अपरदन या क्षय को रोकना ही मृदा का संरक्षण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। तो मृदा यहाँ पर क्या पूछा गया, मृदा के अपरदन को रोकना ही संरक्षण है। तो मृदा का अपरदन क्या है, जो मिट्टी होती है उसकी क्वालिटी में गिरावट आना, क्या पानी जो मिट्टी की क्वालिटी, जो मिट्टी की गुणवत्ता उसमें कमी कैसे आ जाती है, जो हमने ऊपर ही देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, मिट्टी का कट जाना, बह जाने या उड़कर। तो इस प्रकार जो मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, तो इस कमी को रोकना ही क्या है, मृदा संरक्षण है। तो इस कमी को रोकना मृदा संरक्षण है। लेकिन क्या है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। विनाश से अपन कह सकते हैं कि ज़्यादातर हम लोग क्या है, अब टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, जिससे कारण जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वनों की भी कटाई ज़्यादा हो रही है। तो क्या इससे क्या प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है। लोग घर बनाते हैं तो क्या जंगलों को काट देते हैं, तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी जोरों से विनाश हुआ है। इसलिए हमें मृदा संरक्षण द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। तो जो विनाश जब तक रुकेगा नहीं तब तक क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन चलता ही रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, चाहिए आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है भौम जल पाने के स्रोत लिखिए। तो यह क्या है, 2017 में पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे कुएं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त किसी भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या भौम जल पाने के स्रोत पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा, भौम जल यानी कि जिसे मानव यूज करता है उसे हम भौम जल कह सकते हैं। तो क्या मानव कहाँ कहाँ से, मैंने तो आपको शॉर्ट में बताया जिससे आपको याद आए। मानव कुएं से पीता है पानी, ट्यूबवेलों से पीता है, और धरातल पर तालाब मान सकते हैं पर लाया जाता है। तो और मानवीय उपयोग के अतिरिक्त किसी में भी मानव उपयोग करता है, तो जो भी मानव उपयोग करे उसे हम भौम जल कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। तो भौम जल कुएं से, ट्यूबवेल से धरातल पर लाया जाता है। और भी आप कह सकते हैं तालाबों से, लेकिन यहाँ पर जो आपके जो बुक में दिया आप वही लिखेंगे तो आपको मार्क्स कटने की उम्मीद नहीं रहती, वरना हो सकता है आप कुछ और लिख दें तो मार्क्स कट सकते हैं। लेकिन जो आपकी बुक में अगर आप वही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आप 100 में से 100 मार्क भी ला सकते हैं। नेक्स्ट है
संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? तो क्या जो 7 दिसंबर 1988 तो डेट आपको याद रखनी है को नवीन वन नीति की घोषणा की गई, जिसके मुख्य आधार निम्न हैं। तो देख लेते हैं इसके मुख्य आधार कौन कौन से हैं। पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा करना और लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। तो जो 7 दिसंबर 1988 की जो नवीन वन नीति थी, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो आपको पता चला पर्यावरण में स्थिरता लाना प्रमुख थी, फिर उसके बाद जीव जंतु और वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना, यानी कि जो मृदा अपरदन है, जो मृदा अपरदन किस कारण होता था, प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते थे और मिट्टी का अपरदन करते थे। और तीसरा है लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करना। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक वानिकी योजना की सफलता का आधार क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई साल से प्रश्न आया नहीं है, तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। तो सामाजिक वानिकी योजना की सफलता के आधार निम्नलिखित हैं। तो जो प्रमुख आधार हम वही देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करके हरे भरे वृक्षों को काटने पर रोक लगाना। तो जो हरे वृक्ष जो काटेगा उन पर रोक लगाएंगे तो वृक्षों से क्या प्रदूषण भी कम होता है। तो वृक्ष से क्या धरा के भूषण है और उनसे होता है धूल प्रदूषण है। तो इस प्रकार हमें जो सबसे मेन काम है, हमें वृक्षों को जो हरे भरे वृक्ष हैं उन्हें काटने से पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है हिमालय क्षेत्र में वृक्षों की कटाई को रोकने एवं पशुओं की मुक्त चराई पर उचित रोकथाम की व्यवस्था करना। तो इसकी इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है। छठा है हमारा प्रश्न, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना क्यों की गई है? तो जो भारतीय, जो आपको पता होगा, आपको ने अगर चैप्टर पढ़ा हुआ तो जो वन संसाधन व प्रबंधन व्यवसाय की नवीन बातों की जानकारी देने हेतु 1978 में स्वीडिश कंपनी की सहायता से अहमदाबाद में संस्था की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने भोपाल में भी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना की। यहाँ स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे क्या लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या 3 अंक के प्रश्न आ गए। इस वीडियो में हम ओनली 2 अंक के प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्या पार्ट 3 आएगा, तो उसमें हम 3 अंक के प्रश्न बता देंगे। इस फर्स्ट चैप्टर के केवल पार्ट 3 आएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं, सेकंड पार्ट में हमने आपको 2 अंक के प्रश्न बताए हैं, और पार्ट 3 में जो आएगा उसमें हम आपको जो 3 अंक के प्रश्न आते हैं वो बता देंगे। इस प्रकार आपके 3 वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और 3 नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार जरूर देखें। और प्लेलिस्ट आपने अभी तक नहीं देखी है, आपके लिए क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर एक बार जरूर चेक करें। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।